हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज का डिस्कशन वीडियो है, जिसके अंदर डेली क्विज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज की डेट है 31 अगस्त, तो इसके साथ ही अगस्त का जो मंथ है वो एंड हो रहा है। हमारा जो एग्ज़ाम है और भी पास आ रहा है, एक एक दिन जैसे ख़त्म होते आ रहा है। तो आपको स्टूडेंट्स कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आप नोटबुक के अंदर नोट डाउन करोगे तो आपके रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्प होगी। जैसे अगस्त मंथ की जो भी आपके जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप एक जगह अगर आप लिखोगे, अगर एक जगह नोट डाउन करोगे तो आपके रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी हेल्प हो पाएगी आपको। स्टूडेंट्स, आज का टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का जो हमारा क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करते हैं, उनको यहाँ पे एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बताया गया है जो परख इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया है उसी से रिलेटेड है कि परख विल एक्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी। बिल्कुल स्टूडेंट, सही बात है। एनसीईआरटी जो है उसका ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के रूप में परख काम करेगा। सबसे पहले तो हम नाम का एनालाइज कीजिए। नाम है इसका परख। परख क्या है? परख, अगर आप हिंदी में अगर परख है जो नेम है उसके मीनिंग की बात कीजिए, दैट इज मीनिंग इक्वल टू द टेस्टिंग। कंटिन्यू आपको इवेल्युएट करना है। परफॉर्मेंस एनालाइज रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ द परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो परख एनसीईआरटी के द्वारा जैसे जो सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं स्टूडेंट्स हमारे इंडिया के अंदर में, और इसके अलावा बाहर के कंट्रीज में भी कुछ ऐसे सर्वे होते हैं जिनके द्वारा चेक किया जाता है कि एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है या एक अच्छे वे में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे ही एक सर्वे होता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ये जो सर्वे है ये कंडक्ट किया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी के द्वारा ये जो सर्वे है ये कंडक्ट किया जाता है। ऐसे ही जो ओईसीडी कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के द्वारा भी एक सर्वे होता है, पीसा का सर्वे। पीसा सर्वे जो है वो कंडक्ट किया जाता है ओईसीडी कंट्रीज़ के द्वारा। ओईसीडी कंट्रीज़ के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा इंडिया में एक एनजीओ है, एनजीओ का नाम है एनजीओ प्रथम। प्रथम जो एनजीओ है उसका एक सर्वे आता है एसर, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है। एसर का जो सर्वे है वो एनजीओ प्रथम के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स भी है। ऐसे बहुत सारे सर्वे हैं एजुकेशन सिस्टम में जहां बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको चेक किया जाता है, जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उन सब चीज़ों को चेक करने के लिए सर्वेज हैं जो कंडक्ट किए जाते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। स्टूडेंट्स, आपको सर्वे के बारे में पता होना चाहिए। जैसे एनएएस का सर्वे है, ये होम बेस्ड सर्वे है या स्कूल बेस्ड सर्वे है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एसर का सर्वे है वो होम बेस्ड है या स्कूल बेस्ड है, कौन कौन सी क्लास तक के बच्चों को यहाँ पे ये एनालाइज करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को यहाँ पे देखते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे हम बात करें पीसा का जो सर्वे है, ओईसीडी का सर्वे का नाम है पीसा। तो बेसिकली इस सर्वे के अंदर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 2009 के अंदर में। जब 2009 के अंदर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया तो इंडिया की यहाँ पे जो रैंक आई वो सेकंड लास्ट आई थी। सेकंड लास्ट रैंक आई, 72 रैंक थी इंडिया की आउट ऑफ द 72 रैंक आई इंडिया की आउट ऑफ द 74। तो उसके बाद में इंडिया ने सोचा कि ऐसे सर्वे में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, तो इंडिया ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। ऐसे सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं करना है जहाँ से हमको डिमोरलाइज फील हो। तो अपने जो इम्प्रूवमेंट करने के बजाय इंडिया ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। उसके बाद में अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया गया है कि ये सर्वे जब अब कंडक्ट होगा तो इसके अंदर पार्टिसिपेट किया जाएगा इंडिया के स्कूल्स के द्वारा। अब इसमें जो चंडीगढ़ की कुछ स्कूल्स हैं, नवोदय स्कूल एंड केवी स्कूल, इसके अलावा कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स हैं जो ही इस सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। पीसा जो सर्वे है ओईसीडी कंट्रीज़ के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्वे है, इसके बारे में आप रीड करना।
इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया में एजुकेशन सिस्टम की, तो इंडिया में आपको पता होगा स्टूडेंट्स, जो एजुकेशन है वो एक कनकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। कनकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, उसके बारे में भी आपको पता होगा कि कनकरेंट लिस्ट के अंदर कब ऐड किया गया। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वो जो 5 सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया, उसी के थ्रू इंडिया में जो कनकरेंट लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है एजुकेशन को। सबसे उसी जो लिस्ट है उसकी वजह से काफ़ी बार एक डिबेट भी चलती है कि कनकरेंट लिस्ट में होने की वजह से ना तो स्टेट के द्वारा इन पे ध्यान दिया जाता है, ना सेंटर के द्वारा इसके ऊपर कम्प्लीटली ध्यान दिया जाता है। तो कंकरेंट लिस्ट में क्या बैड है या गुड है, इससे रिलेटेड मेंस में इस तरीके के टॉपिक्स पे आंसर भी लिखा जाता है। इसके अलावा इसमें सेकंड स्टेटमेंट बताया गया है कि ये एक सिंगल विंडो के रूप में काम करेगा। असेसमेंट रिलेटेड ऑल असेसमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स। जितने भी असेसमेंट हैं उन सबको यहाँ पे क्लियरली एक ही जगह रखा जाएगा, एक सिंगल विंडो के रूप में परख यहाँ पे काम करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 के अंदर में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके समय में एक बात रखी गई थी कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो कंटिन्यू बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करे। तो NEP है वो उसी के थ्रू को, NEP 2020 के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए ये हमारी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी थी। जो हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कब आई है आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो वो हमारी आई है 1968 के अंदर में, 1968 के अंदर में आई। और उस समय में इसके चेयरमैन थे DS कोठारी। DS कोठारी इसके चेयरमैन थे, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, DS कोठारी इसके चेयरमैन थे। फिर उसके बाद में जो सेकंड जो आई थी, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं इनको आप चेंज कर दीजिए, तो 1986 के अंदर सेकंड आती है। इसके बाद में जो थर्ड आई वो आई थी 2020 में, 2020 के अंदर में ये थर्ड हमारी एजुकेशन पॉलिसी है। इस जो पॉलिसी की जो कमेटी थी इसको पहले TSR सुब्रमण्यम, जो हमारे सेक्रेटरी रह चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था। तो TSR सुब्रमण्यम सर ने इसको हेड किया था। बाद में इसको चेंज करके के कस्तूरी रंगन जो हैं इसरो के फॉर्मर चेयरमैन, उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको हेड किया है स्टूडेंट्स। इसके अलावा इंडिया जो बेसिकली एक ग्रुप है, ब्रिक्स जो कंट्रीज़ का ग्रुप है, उसके अंदर एक प्रोविज़न है कि एजुकेशन के लिए बेसिकली हमको 6% ऑफ GDP है वो हमको स्पेंड करना चाहिए। इंडिया का जो GDP को यहाँ पे जो GDP का जो कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन सेक्टर में वो काफ़ी कम है। तो एक डिमांड उठाई जाती है कि ब्रिक्स कंट्रीज में इंडिया का जो GDP है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए एजुकेशन सेक्टर में स्पेंडिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पे C आंसर है, दोनों करेक्ट हैं। असेसमेंट सर्वे भी है और इसके अलावा NCERT के कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के रूप में भी काम करेगा। तो स्टूडेंट्स ये सब हमारा एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हमने सर्वे देखे, हमने हमारी जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में यहाँ पे हमने देखा। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लिए इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसकी बात करते हैं। तो इसमें बोला है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 76 के थ्रू क्रिएट की गई है। तो स्टूडेंट्स ये इनकरेक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं रिलेटेड टू द इकोनॉमिक मैटर्स के रिलेटेड। अभी ये रिसेंटली न्यूज़पेपर के अंदर थी क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया एट 100 ईयर्स का जो एक प्रोविज़न है, एक डॉक्यूमेंट है वो पास किया गया है। उसमें बताया गया है कि जब 2047 में जब हमारा 100 ईयर हो जाएंगे इंडिपेंडेंस को, तो उस समय में किस तरीके से इंडिया को डेवलप करना है, किन किन की इंडिकेटर्स के ऊपर इंडिया को ध्यान रखना है जिससे इंडिया का अच्छे वे में डेवलपमेंट हो सके, एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में यहाँ पे विकास हो सके। तो उन सब बातों के लिए है। इसके प्रेजेंट जो चेयरमैन हैं डॉक्टर विवेक देबोराय हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, काफ़ी ज़्यादा बुक्स इन्होंने लिखी हैं, डॉक्टर विवेक देबोराय हैं। और अगर हम बात करें अभी रिसेंटली जो इकोनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल है उसको अभी रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है
2 ईयर के लिए। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हुआ, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो बी आंसर होगा। और आपको 76 आर्टिकल के थ्रू पता होगा जो अटॉर्नी जनरल की जो पोस्ट है वो यहाँ पे क्रिएट की गई है आर्टिकल 76 के थ्रू। अटॉर्नी जनरल जो बेसिकली एज गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट्स के अंदर में, गवर्नमेंट्स के रिलेटेड जो केस हैं उनको यहाँ पे लड़ते हैं। इसके अलावा इनको अपना जो प्राइवेट काम है उसके लिए अलाउ किया गया है, बट ऐसा ही काम जिसमें गवर्नमेंट को ना डिफेंड करना हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना खड़े हों कोर्ट के अंदर में, तो ये अटॉर्नी जनरल लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो बी आंसर है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम की, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है रिसेंटली, और इसके जो चेयरमैन हैं डॉक्टर विवेक देबोराय इसके प्रेजेंट चेयरमैन हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द शाहनामा जो बुक है 11वीं सेंचुरी में जो लिखी गई थी वो किससे रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स ये जो बुक्स हैं जो मेडिवल हिस्ट्री के समय की, या हम बात करें हिस्ट्री के सेक्शन से रिलेटेड जो बुक्स हैं, जैसे फिलोसफी ऑफ बॉम है, फिलोसफी ऑफ बॉम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है हमारी जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इस तरीके की जो बुक्स हैं इन बुक्स पे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि किसने लिखी थी, किस चीज़ पे इन्फ्लुएंस थी, थीम क्या था बुक का। तो बेसिकली जो शाहनामा बुक है वो 1010 के अंदर लिखी गई थी, 11वीं सेंचुरी के अंदर 1010 के अंदर इसको कंप्लीट किया गया। ये अल फिरदौसी के द्वारा लिखी गई बुक है, जो अबू अल कासिम फिरदौसी इनका कंप्लीट नेम है, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। अगर हम बात करें आमिर खुसरो की तो इनके द्वारा तो तुगलक डायनेस्टी के समय थे, ये तुगलक बुक लिखी गई थी, तुगलकनामा जो बुक है। अल बरूनी अगर हम बात करें तो अल बरूनी के द्वारा जो तहरीक किताब है, किताब तहकीक नाम है इनकी बुक का, अल बरूनी के द्वारा जो लिखी गई है। बलबन तो एक किंग थे, बलबन जो स्लेव डायनेस्टी हैं उसके सबसे लास्ट किंग होते हैं। इसके बाद में जो तो यहाँ पे जो खिलजी डायनेस्टी है वो टेक ओवर करती है, गयासुद्दीन खिलजी यहाँ पे टेक ओवर करते हैं। तो बलबन तो सबसे लास्ट किंग थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट किंग थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स किए थे उस समय में इनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो अल फिरदौसी के द्वारा शाहनामा जो किताब है वो लिखी गई है। अगर हम बात करें कि 1010 के समय में, इस समय में इंडिया में कौन सी डायनेस्टीज़ का जो रूल चल रहा था, तो आपको पता होगा कि साउथ के अंदर एक डायनेस्टी थी चोला डायनेस्टी का इस टाइम में यहाँ मैक्सिमा था, जो राजा एंड राजेंद्र चोल हैं उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा वर्क किया जा रहा था। नॉर्थ इंडिया के कुछ जो किंग्स हैं उनको भी अपने अंडर में ले लिया गया था। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री को जब भी आप रीड कीजिए काफ़ी होलिस्टिक वे में रीड कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। मेडिवल हिस्ट्री को वैसे तो बेसिकली बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्किप कर देते हैं, बट ये इजी भी है। अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से रीड किया तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो आपके जो बनने में काफ़ी आसानी होती है, और आपको आर्ट एंड कल्चर के साथ में इंटरकनेक्टेड होने की वजह से आपको वहाँ भी हेल्प मिलती है मेडिवल हिस्ट्री के समय में। तो स्टूडेंट्स शाहनामा जो किताब है अल फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करें तो लंपी प्रोवैक है, उससे रिलेटेड है। ये बेसिकली एक इंडिजीनियस वैक्सीन है जो लंपी स्किन डिजीज़ जो अभी प्रेजेंटली चल रही है उसी से रिलेटेड है। जो हमारे लाइव स्टॉक हैं, हमारे जो कैटल्स हैं, उनको यहाँ बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, लंपी स्किन डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक यहाँ पे वैक्सीन है जो डेवलप की गई है, इंडिजीनियस वैक्सीन है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इट इज डेवलप्ड बाय द डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है स्टूडेंट्स। डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप नहीं किया गया है। इसको नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन द इक्विनेस जो है हिसार हरियाणा के अंदर लोकेटेड है। इसके साथ में इंडियन वेटनरी रिसर्च सेंटर है जो यहाँ बरेली उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहाँ लोकेटेड है। तो उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं डेवलप किया गया है। ये लंपी स्किन डिजीज़ से रिलेटेड है जो अभी रिसेंटली जो हमारे जो कैटल्स हैं, लाइव स्टॉक्स हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चल रही है। आपको पता होना चाहिए लंपी स्किन डिजीज़ किसकी वजह से होती है। 2019 में पहली बार जो उड़ीसा का कुछ रीजन है, उड़ीसा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे ये जो स्किन डिजीज़ है, लंपी स्किन डिजीज़, इसके बारे में न्यूज़ में आती है। वहाँ पे ये एकदम से स्प्रेड हुई थी 2019 में। अब 2022 के समय में अभी रिसेंटली इसका आउटब्रेक हुआ है और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, उनके अंदर में ये स्प्रेड हो रही है। तो हमको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि लंपी स्किन डिजीज़ क्या है।
तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ए आंसर यहाँ पे करेक्टली होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, क्या करनाल के अंदर है या हिसार के अंदर है। तो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया है, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका जो हेडक्वार्टर है या ऑफिस है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी रिसेंटली इराक जो है वो न्यूज़ के अंदर में था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, वहाँ पे जो डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हो रहे हैं इराक के अंदर में जो इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से। यहाँ पे पूछा गया है इराक के जो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो अपनी बॉर्डर हैं वो शेयर करते हैं इराक के साथ में। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा इराक की जो बेसिकली आपको जब भी इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कीजिए तो इन्हें पहले तो आपको अपना एटलास है वो ओपन करना चाहिए। इसके अलावा क्या अपने फ़ोन में आप सर्च कर सकते हो इराक के बारे में, तो अगर नहीं पता है आपको। इसके अलावा इन क्वेश्चंस में एक और होता है जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनके अंदर एक जो ऑप्शन होगा या आंसर होगा कोई ना कोई क्वेश्चन के अंदर में वो इस तरीके से होगा, वो उस कंट्री से उसका कोई रिलेशन नहीं होगा, काफ़ी दूर होगा। जिस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे ओमान जो है, ओमान को आपको पता है कि ओमान जो सऊदी के सदर्न में लोकेटेड है, ओमान यमन जो कंट्रीज़ हैं वो सऊदी के सदर्न एरिया में लोकेटेड हैं, तो ये इराक के साथ तो अपना बॉर्डर नहीं शेयर करते होंगे। तो आप जैसे ही यहाँ पे ओमान को यहाँ पे आप एलिमिनेट करोगे तो आपके दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए हैं, सी एंड डी। इसके अलावा आप देखिए कि वन ओनली नहीं हो सकता, टर्की ओनली नहीं हो सकता, 2 और 3 जो है ईरान एंड द अगर हम कर रहे सऊदी अरेबिया है वो करेक्टली हैं, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा। अब हम बात करते हैं इराक की। इराक की जो नदन में जो कंट्री लोकेटेड है उसका नाम है टर्की। अभी रिसेंटली टर्की ने अपना जो नेम है वो चेंज किया है स्टूडेंट, तुर्कोई उसका नेम हो गया है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में ईस्ट में जो कंट्री है वो है इसके है ईरान, ईरान इसके ईस्ट में है। वेस्ट में जो है वो सीरिया है, वेस्ट में जो है वो सीरिया है। साउथ के अंदर दो कंट्री हैं इसके, कुवैत है, एक तो कुवैत है एंड द सऊदी अरेबिया है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द जो गल्फ़, जब इनके जो कंट्रीज़ थे वहाँ पे अरब स्प्रिंग जब चलती है तो वहाँ पे जो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर में एक स्टार्ट हुआ था इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो वो उसका जो बॉर्डर था इराक एंड सीरिया का बॉर्डर एक शेयर होने की वजह से इराक एंड सीरिया का कुछ रीजन था उसके अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन का जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस था कुछ समय के लिए, अराउंड द 5 to 6 ईयर्स तक काफ़ी ज़्यादा उसने अपना डोमिनेशन शो किया था। एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था कम्प्लीटली। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इराक के बारे में था, उसके बॉर्डर्स के बारे में हमने देखा कि कौन कौन से कंट्री हैं उससे बॉर्डर शेयर करते हैं। तो जो सीरिया है वो उसके वेस्ट में है। इसके अलावा अगर हम बात करें इराक के अंदर आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या अपने अगर आपको हिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट हो तो एक मॉस्क्यू है जो मॉस्क्यू ऑफ द समारा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप भी गूगल करके उसकी इमेज देखना, काफ़ी ज़्यादा फेमस जो मॉस्क्यू है। यूनेस्को की जो साइट हैं, जो साइट्स हैं उनके अंदर भी उसको लिया गया है। तो स्टूडेंट्स आज का ये डिस्कशन में इतना ही रखते हैं। अगर आपको इन डिस्कशन में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली हो उसको आप नोट डाउन कीजिए। अगर आपको ये डिस्कशन वीडियो सही लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और स्टूडेंट्स कंटिन्यू हार्ड वर्क कीजिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आज 31 अगस्त के साथ में अगस्त का जो मंथ है वो एंड हो रहा है। तो इस मंथ इस ईयर की बात करें, ईयर के अंदर ओनली 4 मंथ्स हैं जो बचे हैं, 4 मंथ्स हमारे इस ईयर के अंदर बचे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 4 मंथ्स ही हमारे नेक्स्ट ईयर के अंदर बचे हैं, क्योंकि जो मई है वो तो कम्प्लीटली आपका रिवीजन के अंदर जाएगा। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है, डेडिकेटेड जो भी प्रिपरेशन करनी है, आपको बेसिक बुक्स ख़त्म करनी है, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको रीड करना है, तो अच्छे से डेडिकेटेड वे में हार्ड वर्क कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।